हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने की विधि के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो है हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का एक फ्रिंज पैटर्न प्राप्त करते हैं स्क्रीन पे। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कंडीशन है उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहला कंडीशन कि जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं जो कि इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जिनसे इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, वो उन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। वेरिएबल होगा तो फिर हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा कि दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम टू सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो सकता है, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरी बात कि हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम कंपोजिट लाइट का यूज करते हैं तो कंपोजिट लाइट के कारण जो पैटर्न एक दूसरे को ओवरलैप करता है उस कारण से हम लोग को यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन प्राप्त होगा, एक समान प्रकाशमान हो जाएगा, और उससे हम लोग पैटर्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन ब्राइट फ्रिंज है कौन डार्क फ्रिंज है। उसके बाद दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी, वो जितना छोटा होगा उतना सही रहेगा, क्योंकि स्लिट जो है वो छोटा रहेगा तो हमारा फ्रिंज का विड्थ जो है वो बड़ा बनेगा। बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्मॉल डी। और अगर हम लोग डी को बड़ा करते हैं तो फ्रिंज विड्थ जो है पतला बनेगा, और हमारा जो ह्यूमन आई है या फिर हम लोग जो है उसको सही से रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को लगेगा कि एक समान वो इल्यूमिनेट कर रहा है, एक समान वो प्रकाशमान, तो पैटर्न हम लोग को पहचानने में परेशानी होगी। ओके। उसके बाद अगर दोनों वेव पोलराइज हो जाते हैं, है ना, जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं दोनों के दोनों अगर पोलराइज हो जाते हैं तो फिर दोनों का इंटरफेरेंस का स्टेट सेम टू सेम होगा। तो चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन interfering waves must be constant. Phase difference between interfering waves must be constant. Otherwise no interference pattern will be obtained, है ना। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो जो है हम इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है कि
frequency and wavelength, the frequency and wavelength of interfering waves must be equal. If not, then no interference pattern will be obtained. ठीक है, the frequency and wavelength of interfering waves must be equal, है ना. If not, no interference pattern will be obtained. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो पाएगा. बिकॉज different frequency and wavelength don't keep the phase difference कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि अलग अलग आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जो हमारा कलांतर है उसको कांस्टेंट नहीं रख पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है दोनों स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है, दूरी जो है वो कम होना चाहिए. ठीक है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट बी स्मॉलर. क्यों? क्योंकि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. If not, then we obtained the thin fringe pattern. Thin fringe pattern and we can't resolve it. It seems to be uniform illumination, है ना.
सेपरेशन, दो स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो जितना छोटा रहेगा उतना सही है ना। छोटा रहेगा तो फ्रिंज जो है उसका विड्थ अधिक होगा, है ना, बैंडविड्थ जो है वो अधिक होगा, तो हम लोग आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगर नहीं होता है ना फ्रिंज, ये जो सेपरेशन है वो बड़ा है, तो हम लोगों को फ्रिंज विड्थ पतला मिलेगा और हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना, और हम लोगों को एक समान प्रकाशमान लगेगा, है ना। ठीक है, अब जो है उसके बाद होना चाहिए क्या, उसके बाद हो जाएगा आपका कि वी मस्ट यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, वी मस्ट यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। ड्यू टू दिस वी remove the overlapping band and illumination, है ना। पैटर्न प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एक वर्णी प्रकाश यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग जो पैटर्न, ये जो भी फ्रिंज होते हैं, फ्रिंज पैटर्न होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, है ना। तो कलरफुल ओवरलैपिंग जो होता है, जिससे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वाइट फ्रिंज मिलता है और जो कॉर्नर है उसका रेड, और फिर लगातार कलर चेंज होते चला जाता है, एक समान यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होने लगता है, एक समान प्रकाशमान जो होने लगता है, उस चीज से हम लोग बच सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना चाहिए वाईडीएसी पैटर्न के लिए, वाईडीएसी में इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, ठीक है। इससे हम लोग कलरफुल ओवरलैपिंग जो है ना, वो उससे बच सकते हैं और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन से, एक समान प्रकाशमान से, प्रकाश से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर दोनों के दोनों वेव्स पोलराइज हो जाए तो दोनों के इंटरफेरेंस का स्टेट सेम होगा। इफ बोथ interfering waves are polarized, then their state of polarization must be same। यदि दोनों तरंग जो हैं वो ध्रुवित हो जाए तो दोनों का, सॉरी यहाँ पे स्टेट ऑफ इंटरफेरेंस होगा, दोनों के इंटरफेरेंस का स्टेट अवस्था सेम टू सेम होगा। ओके,
तो ये हो गया हमारा कंडीशंस इंटरफेरेंस पैटर्न को प्राप्त करने के लिए। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि दोनों तरंग के बीच फेज डिफरेंस अर्थात कलांतर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा कि दोनों तरंगों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम टू सेम होना चाहिए। तीसरा, स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जितना छोटा रहे उतना सही है, ताकि फ्रिंज पैटर्न जो लोगों को मिले, फ्रिंज विड्थ जो मिले वो चौड़ा मिले। ओके, नेक्स्ट है कि हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे, और उसके बाद अगर इंटरफेरिंग वेव्स जो है पोलराइज हो जाए तो उनका जो इंटरफेरेंस का स्टेट है वो सेम टू सेम होगा दोनों वेव्स के लिए। तो ये है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न का कंडीशन, प्राप्त करने का कंडीशन। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग यंग डबल स्लिट से एक्सपेरिमेंट से में हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त कर रहे हैं और किसी एक स्लिट से जाने वाले वेव के रास्ते में हम एक थिन फिल्म जो है रख देते हैं, तो वहां से जो फ्रिंज पैटर्न है वो कितना शिफ्ट करता है। ओके, और उसके बाद फ्रिंज विजिबिलिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न इन YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस प्रकार से फ्रिंज जो है वो शिफ्ट करता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए ये S1 और ये S2 दो स्लिट हो गया। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है, D है। यहां से और यहां की स्क्रीन के बीच का दूरी कितना है, D। मान लेते हैं कि शिफ्ट कर मतलब पैटर्न यहां पर प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसके पाथ में चलिए ठीक है, इसके पाथ में जैसे ही हम लोगों ने एक थिन फिल्म जो है वो डाला, तो ये शिफ्ट करके अब ये इस पॉइंट पे नहीं जाकर कहीं और इस पॉइंट पे हम लोग को P पॉइंट पे फ्रिंज का पैटर्न हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो फ्रिंज पहले से कुछ शिफ्ट कर गया। मान लेते हैं ये जो फिल्म हम लोगों ने यूज किया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस इसका T है। थिकनेस इसका कितना है, T है। तो जो शिफ्ट डिस्टेंस होगा, जो पैटर्न शिफ्ट, ये जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट करेगा वो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए दोनों के पाथ में यहां से यहां तक जो शिफ्ट हुआ, तो दोनों के पाथ में जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो μ-1 इंटू टी का हो जाएगा। टी इसका क्या है, फिल्म का थिकनेस है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो उसी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि जो शिफ्ट ऑफ फ्रिंज पैटर्न, इसको हम लोग निकालेंगे d/d इंटू μ-1 टू टी बराबर बीटा बाई लैम्डा μ-1 इंटू। इसी पैटर्न से जो है हम लोग निकालेंगे। एडिशनल जो पाथ है, अब पाथ कितना चेंज हो गया, पाथ एडिशनल, पहले d/d इंटू बीटा बाई लैम्डा होता था, या फिर d बाई बीटा बाई डी इंटू लैम्डा बाई डी ऐसा होता था। लेकिन अब एडिशनल पाथ क्या हो गया, ये हो गया।
एडिशनल पाथ कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी, अतिरिक्त पथ कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये किसके बराबर हो जाता है, n फ्रिंजेस के बराबर हो जाता है ये पाथ, if the additional path is equal to fringes, then n lambda is equal to म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा। थिकनेस निकालना होगा तो t इज इक्वल टू n लैम्डा बाई म्यू माइनस 1। ओके, तो ये हो जाता है। जब देखिए ये कैसा होता है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब वेव दोनों स्लिट से जाता है और किसी एक के पाथ में हम लोग ये कोई भी फिल्म जो है वो डाल देते हैं, तो फिल्म डालने के कारण जो फ्रिंज एक्चुअल जहाँ पे बनना चाहिए था वहाँ नहीं बन के वो शिफ्ट कर जाता है। शिफ्ट करने के केस में अब शिफ्ट कितना किया उसको निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, है ना। एडिशनल पाथ हमारा क्या हो जाता है, पाथ अतिरिक्त कितना बढ़ जाता है, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि ये जो एडिशनल पाथ है वो n फ्रिंजेस के इक्वल है, एक फ्रिंजेस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो भी हो जाए, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालना होगा तो इस तरह निकाल सकते हैं, अगर थिकनेस बताओ, या इसका थिकनेस निकालना होगा तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज से निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस केस से हम लोग को लग रहा है कि नहीं ये जो शिफ्ट डिस्टेंस है ना, वो लैम्डा पर डिपेंड कर सकता है या फिर फ्रिंज विड्थ पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये जो शिफ्ट डिस्टेंस है वो ना तो लैम्डा पे डिपेंड करता है और ना ही ये नंबर ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड करता है या फिर फ्रिंज विड्थ पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं अगर 0 ऑर्डर का फ्रिंज लेंगे तो 0 ऑर्डर का फ्रिंज का उतना ही शिफ्ट करेगा, उतना ही मान लेते हैं यहाँ वाला जो है जितना शिफ्ट करेगा वो यहाँ वाला भी ये होगा 0 ऑर्डर का मान लेते हैं और यह होगा 5th ऑर्डर का। तो जितना मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया तो ये भी 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा, है ना। तो ये जो शिफ्ट डिस्टेंस है वो ना तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना ही फ्रिंज के नंबर पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेवलेंथ एंड फ्रिंज। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। द शिफ्ट डिस्टेंस is independent from the order of fringe and its वेवलेंथ, है ना। ये जो विस्थापित दूरी है वो फ्रिंज के ऑर्डर से, फ्रिंज के क्रम से तथा तरंगदैर्घ्य से दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं विजिबिलिटी। स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे फ्रिंज विजिबिलिटी के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था
कि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न जो प्राप्त कर रहे हैं तो हम लोग किसी एक पाथ के मतलब S1 जो है सोर्स 1 जो है उसके पाथ में अगर हम लोग डाल देते हैं कोई थिन फिल्म तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाता है, या फिर निचले वाले में S2 में डाल देते हैं तो भी फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाता है। तो याद रखिएगा यदि ऊपर वाले में S1 में अगर पैटर्न रहता है, S1 में अगर हम लोग फ्रिंज डालते हैं तो फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, और नीचे अगर डालते हैं तो फ्रिंज नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। तब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज विजिबिलिटी। तो पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं ना। व्हेन वी put the film in front of S1, then pattern shifts in upward direction. Okay, and if it is put in front of S2, then the pattern shifts in downward डायरेक्शन। ठीक है, यदि हम लोग फिल्म को S1 के सामने रखेंगे तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, अगर हम लोग S2 के सामने रखेंगे तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी, ठीक है, तो ये फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होता है? तो हम लोग इसको V से डिनोट करते हैं। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? V से। इंटरफेरेंस पैटर्न कितना का विजिबिलिटी कितना है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इस चीज को जब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें 0 प्राप्त होगी, या मिनिमम इंटेंसिटी जब हमें 0 प्राप्त होगी, तो हमें ये जो फ्रिंज विजिबिलिटी का वैल्यू 1 या -1 प्राप्त होगा। तो देखते हैं कैसे। तो ये फ्रिंज विजिबिलिटी जो होता है ये काफी हेल्प करता है हम लोगों को पैटर्न के कोहेरेंस को पता करने में। फ्रिंज विजिबिलिटी helps to identify the contrast of interference and visibility, fringe and visibility of
इंटरफेरेंस, है ना। इसके मदद से हम लोग इंटरफेरेंस का कॉन्ट्रास्ट जो है वो आसानी से पहचान सकते हैं या देख पाते हैं, या फिर इंटरफेरेंस की जो विजिबिलिटी है वो हमें पता चल पाती है। तो V इक्वल टू होता है I मैक्स माइनस I मिनिमम बटा I मैक्स प्लस I मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोगों को कब प्राप्त होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, है ना। और यहां पर देखते हैं माइनस I1 माइनस I2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 रूट I1 I2। ओके, हम लोग cos थीटा का वैल्यू दोनों के लिए कॉमन रखे हुए हैं, इधर भी cos थीटा और इधर भी cos थीटा हम लोग कॉमन करके कटा लिए हैं दोनों से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू सब में हम लोग क्या कर दिए, 0 डिग्री का वैल्यू डाल के हम लोग बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर 0 डिग्री का वैल्यू डाल के बना रहे हैं, जिससे हम लोगों को वैल्यू इस तरह का मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। यहाँ पे इससे ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो ये आपके पास कितना हो गया? 4 रूट I1 I2 बटा I1 प्लस I2, कितना? 2, तो ये हो जाएगा 2, मतलब कि 2 रूट I1 I2 बाई I1 प्लस I2 जो है वो हम लोगों को फ्रिंज विजिबिलिटी का वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पर हम लोग, है ना, अगर यहाँ पर I मिनिमम को हम लोग 0 कर देते हैं, इफ I मिनिमम इज इक्वल टू 0, तो V मैक्स V कितना हो जाएगा? हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम कितना? 0 0 हो गया तो I मैक्स कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। और यदि I मैक्स को हम लोग 0 कर देते हैं, इफ I मैक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा? I मिनिमम कट के हमको मिल जाएगा V मिनिमम इज इक्वल टू -1। तो ये है फ्रिंज विजिबिलिटी, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में एक कंडीशन लेते हैं। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम फर्स्ट स्लिट के जस्ट सामने इस स्लिट के जस्ट सामने हम कोई इंटरफेरेंस पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करने के दौरान हम पाते हैं कि इसमें कोई वेवलेंथ जो है वो मिस किया हुआ है, वो वेवलेंथ जो है वो मिस किया हुआ। तो जो मिसिंग वेवलेंथ है उसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं मिसिंग wavelength in missing wavelength in YDAC pattern। तो हम लोगों को ये देखना है कि यहां पर जब हम लोग वेवलेंथ
सॉरी, यहाँ पर जब हम लोग इंटरफेरेंस का पैटर्न प्राप्त करते हैं तो कौन सा वेवलेंथ मिस कर रहा होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 इंटू डी, डी स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 डी, मतलब ऑड मल्टीपल हो जाता है यहाँ पे, डी के ऑड मल्टीपल और डी स्क्वायर का जो है रेशियो हो जाता है हम लोगों का जो मिसिंग वेवलेंथ है। जैसे यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 12, जैसे n इज इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा डी। लैम्डा 2 अगर देखते हैं तो डी स्क्वायर बाई 2 दूना 4 में से 1 गया 3d, लैम्डा 3 इसका टू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 5d, लैम्डा 4 इसका टू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 7d, है ना। इस तरीके से बढ़ते जाएगा, जिस भी नंबर पे हम लोगों को निकालना है ना, उस नंबर पे हम लोग देख लेंगे कि कौन सा वेवलेंथ मिस कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि जब थिन फिल्म से, ऐसा देखिए कि थिन फिल्म से इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग प्राप्त करते हैं तो वहां पर जो सोर्स हो जाता है वो एक रिफ्लेक्टेड वेव का सोर्स हो जाता है और एक रिफ्रैक्टेड। जैसे हमारे पास ये एक थिन फिल्म है, ओके, यहां पर देख लीजिए वेव इंसिडेंट किया तो ये रिफ्रैक्ट किया और कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, यहां से फिर ये रिफ्रैक्ट कर गया, कुछ जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये हो जाता है रिफ्लेक्टेड वेव। ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया और दूसरा जो है ये रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव ये दो हमारा सोर्स हो जाता है और इन दोनों के कारण इन दोनों के सुपरपोजिशन से सुपरिम्पोज होते हैं जब किसी पॉइंट पे एक जगह पर ये दोनों, तो हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है वो ड्यू टू थिन फिल्म है। स्टोक्स लॉ के अनुसार हम लोग देखे हुए हैं कि जब लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में पाई का डिफरेंस होता है ना, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है और पाथ डिफरेंस जो होता है उसका लैम्डा बाई 2 होता है। तो यहां से हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव के जो पाथ में जो डिफरेंस है वो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, इसके और इसमें वो हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का, ओके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए, है ना, और इसका पैटर्न हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर रिफ्लेक्टेड वेव के लिए रिफ्रैक्टेड वेव के लिए देख लेते हैं। देखिए जब रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम लोग निकालेंगे फ्रिंज पैटर्न तो हम लोगों का जो सेंट्रल है वो डार्क होगा, है ना, और जब इन लैम्डा पैटर्न होगा तो हम लोगों को डार्क फ्रिंज मिलेगा और जब और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो हमको इवन ये मिलेगा, सॉरी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें रिफ्रैक्टेड वेव के लिए ये पलट जाता है, रिफ्रैक्टेड वेव के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ब्राइट फ्रिंज एंड ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 डार्क फ्रिंज हो जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग रिफ्लेक्टेड के लिए देख ले रहे हैं, है ना।
और इंटरफेरेंस पैटर्न हम कंस्ट्रक्टिव निकाल रहे हैं। ओके, इंटरफेरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पाथ डिफरेंस, नेट पाथ डिफरेंस जो है, नेट डिफरेंस हम लोगों को मिलता है 2 μ t cos r माइनस लैम्डा बाई, ये हम लोगों को नेट पाथ डिफरेंस मिलता है। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें तो ये पाथ डिफरेंस 2 μ t cos r ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को डार्क फ्रिंज मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के कारण ऑलरेडी इसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो जाता है, तो प्लस लैम्डा बाई 2 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और जो हम लोगों को मिलेगा ब्राइट उस जगह पे मिलेगा डार्क, है ना। फॉर मिनिमम, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस के लिए देखते हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस में r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो 2 μ t बराबर n लैम्डा, ये हो जाएगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाई 2 μ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमा का, तो फॉर मैक्सिमा क्या हो जाएगा, 2 μ t cos r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा। और फिर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फिर r का वैल्यू 0 हो जाएगा और उस स्थिति में 2 μ t बराबर कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4 μ, है ना। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा का। जबकि रिफ्रैक्टेड वेव में, है ना, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए देखेंगे तो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए ये केस जो है हमारा मैक्सिमा का हो जाएगा और ये केस हो जाएगा मिनिमा का। ओके, फॉर लाइट, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा का और ये हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपका मिनिमा, बाकी सेम टू सेम आएगा। ओके, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। स्टूडेंट, तो इंटरफेरेंस हुआ समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ जैसे कोहेरेंट सोर्स को की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने देखा था कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, आपका न्यूटन रिंग, फ्रेनेल बाई प्रिज्म, है ना, और
लॉयड मिरर, तो इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉयड मिरर के बारे में। लॉयड मिरर एक जैसे कि हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करते हैं, तो लॉयड मिरर के थ्रू जब इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त, ये कोहेरेंट सोर्स जो है वो प्राप्त करने का मेथड है ना। एक और अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के मेथड से जो हम लोग कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम लोग लॉयड मिरर का यूज करते हैं। इसमें एक सोर्स रियल होता है, दूसरा सोर्स वर्चुअल होता है। मतलब जब इंटरफेरेंस, इसके थ्रू इंटरफेरेंस भी अगर आप प्राप्त करते हैं तो एक वेव जो है वो रियली जाता है, दूसरा जो है वर्चुअल सोर्स से आता है। मतलब एक डायरेक्ट जाएगा और दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मिरर है, ये स्क्रीन है, तो यहाँ से S1 आया, ये S1 है, सोर्स S1, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। दूसरा एक यहाँ, इसको जब डॉट करके लाएंगे तो ये रे कहाँ से आता हुआ महसूस होगा, ये यहाँ से S2 से, S1 से S2 के बीच में D हो गया सेपरेशन। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। रिफ्लेक्ट होके जाने के कारण ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स वर्चुअल सोर्स है, ये एक्चुअल में रे यहाँ से नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, S2 से जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट करने के कारण इसके और इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो आपका कितना हो जाएगा, पाई। इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई। तो जब भी फेज डिफरेंस पाई होता है तो हम लोगों को सुपरपोजिशन में मैक्सिमम की जगह पे मिनिमा और मिनिमा की जगह पे मैक्सिमम मिलता है। तो इन दोनों के बीच का मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन या 180 डिग्री, और पाथ डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/2। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस दोनों के बीच कितना होगा, है ना। 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा 4 मिनिमा और 2n-1 λ/2 4 ठीक है। तो ये हो जाता है लॉयड मिरर। अब हम लोग देखते हैं फ्रेनेल बाइप्रिज्म। फ्रेनेल बाइप्रिज्म जो है वो दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है ना। ये जो है दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, जिसका ये एंगल जो है हाफ डिग्री के आसपास होता है, हाफ डिग्री।
और ये जो एंगल है, देखिए एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म ये है, इसका वैल्यू हो जाता है 179 डिग्री। कितना हो जाता है? 179 डिग्री। यहां पर दो वर्चुअल सोर्स हो जाता है। ये स्क्रीन हुआ, देखिए यहाँ पर कैसे हम इसमें इंटरफेरेंस, ये भी आपको कोऑर्डिनेट सोर्स वेव फ्रंट में डिवीजन के मेथड से प्राप्त होता है। एक रियल सोर्स है, दो इमेजिनरी सोर्स S1 S2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा D। मोटे वाले भाग के कारण होगा, ठीक है। दूसरा यहां से इमेजिनरी सोर्स आएगा, ये S1 और S2 जो है वो एक इमेजिनरी सोर्स है और S जो है रियल सोर्स है। इसके कारण यहां पर हम लोगों को पैटर्न प्राप्त होगा फ्रिंज का। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम लोग कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करते हैं। कौन से मेथड के द्वारा? वेव फ्रंट में डिवीजन के मेथड के द्वारा। तो इसको नोट कर लेते हैं। Fresnel biprism is an instrument. Fresnel biprism is an instrument which is used to obtain coherent source by division of front wave front, है ना। फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग हम लोग समांगी स्रोत प्राप्त करने के लिए किस माध्यम से? तो तरंगिका के विभाजन के विधि के द्वारा समांगी स्रोत प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए, इस सोर्स और प्रिज्म के बीच का सेपरेशन दूरी जो है a मान लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी b मान लेते हैं। तो सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d होता है और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना है? अल्फा है, तो इन दोनों सोर्स के बीच की जो दूरी है स्मॉल d इक्वल टू हो जाएगा 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ये जो हम लोगों को पैटर्न मिलेगा, ये जो देख लीजिए, ये सेंट्रल है आपका, ये कौन सा है? सेंट्रल हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ओके, तो जो हम लोगों को ये फ्रिंज मिल रहा है फ्रेनेल बाइप्रिज्म के द्वारा, ये सारे के सारे इक्वल विड्थ के होंगे, है ना। फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, है ना। तो बीटा इक्वल टू क्या रहता है? बीटा इक्वल टू लैम्डा
लैम्डा डी बाई डी। सारे के सारे फ्रिंज, चाहे ये फर्स्ट सेकंड, सारे के सारे कितने होंगे, इक्वल फ्रिंज के होंगे। सेंट्रल फ्रिंज क्या होगा, ब्राइट होगा। fringe is ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट होगा। ओके, अभी देखते हैं हम लोग कि जब इसका फ्रिंज विड्थ निकालते हैं तो फ्रिंज विड्थ निकालेंगे या फिर लैम्डा जो है, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ अगर निकालते हैं तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, डी के जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बटा डी के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू बीटा इंटू 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा बटा a प्लस बी, ये हो जाएगा। अब देखिए कि यदि हम इस सोर्स के पास या फिर किसी इंडिविजुअली इस सोर्स के सामने या इस सोर्स के सामने हम लोग क्या करते हैं, लेंस रखते हैं, तो हमारे पास दो जो है पोजीशन हो सकता है। कन्वेक्स लेंस डालते हैं तो दो पोजीशन हो सकता है, जहां पे मतलब डी इज इक्वल टू इस ई के भी दोनों इमेजिनरी सोर्स है, तो अगर इधर के लिए डालते हैं तो ये सोर्स में भी डिक्रीज कर जाएगा, या ये सोर्स जो इमेजिनरी सोर्स S1 है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो उस समय हम लोगों का डिस्टेंस मिल जाएगा D1। और अगर इधर डालते हैं तो डिस्टेंस हम लोगों को D2 मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यदि हम सोर्स के सामने एक कन्वेक्स लेंस को डालते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबल पोजीशन है जहां पर आई जो है क्लियरली इमेज प्राप्त कर सकता है, हमारा जो आई है वहां पर क्लियरली इमेज प्राप्त कर सकता है ना। और उसके लिए दोनों सोर्स के बीच का सेपरेशन अलग अलग होगा, एक के लिए D1 होगा और दूसरे के लिए D2 हो जाएगा। तो हम लोग न्यूटन फॉर्मूला से पढ़े हुए हैं, D इक्वल टू क्या, रूट अंडर D1 इंटू D2। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं। इफ वी प्लेस convex lens in front of sources, we have two possible place to obtain clear image to eye, है ना। देन D इक्वल टू क्या आ जाएगा, D1 D2 का रूट। अब इस स्थिति में अगर हम लोग बीटा देखें तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा, D की जगह पे क्या लिखेंगे, A प्लस B बटा रूट अंडर D1 D2, या फिर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा रूट D1 D2 बटा A प्लस B। तो ये हो गया आपका फ्रेनेल बाइप्रिज्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स रिंग और तब देखेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग। ओके,
देखिए एक प्लेन सरफेस, प्लेन ग्लास का सरफेस है, ओके, इस पे हम लोग प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है। ये है आपका प्लेन सरफेस ग्लास का, और यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेते हैं और इसको इस तरीके से रखते हैं। तो इस तरीके रखने के केस में ये जो ग्लास और लेंस के बीच का जो इंटरफेस, इन दोनों का इंटरफेस है, इसके बीच में एक बहुत ही पतला एयर का फिल्म बन जाता है। तो इन दोनों के बीच में एयर फिल्म, बहुत ही पतला थिन एयर फिल्म बन जाता है। अब क्या करते हैं कि इस पर एक नॉर्मल लाइट जो है हम इंसिडेंट कराते हैं, इसी पॉइंट से लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं। तो नॉर्मल लाइट इंसिडेंट कराने की स्थिति में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा एक इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न सर्कुलर रिंग टाइप में होता है, और उसमें सेंट्रल फ्रिंज जो है, जैसे ये देखिए इस तरीके का, है ना, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरह का फ्रिंज हम लोगों को मिलते जाता है ना। इंटरफेरेंस ये क्या है, तो जब हम लोग किसी प्लेन मतलब एक ग्लास सरफेस पे कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस को रखते हैं, तो उसके दोनों इंटरफेस के बीच में एक बहुत ही महीन, बहुत ही पतला एयर फिल्म बन जाता है। जब हम इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर लाइट को हम नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जाता है डार्क एंड ब्राइट रिंग्स का, और इस रिंग्स को हम लोग बोलते हैं न्यूटन रिंग्स, है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं। When a plano convex lens is placed above the plane glass plate, a thin air film formed between the इंटरफेस, ठीक है। जब हम लोग समतलोत्तर लेंस को किसी समतल ग्लास की सतह पर रखते हैं, तो दोनों सतहों के बीच एक पतला वायु का फिल्म बन जाता है। If we allow the normal incident light to fall
then a circular interference pattern formed by reflected लाइट, है ना। जब हम लोग लाइट को उस पर परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं, नॉर्मली फॉल कराते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा एक इंटरफेरेंस, सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स रिंग, दिस इज कॉल्ड न्यूटन रिंग, ओके। इसको न्यूटन रिंग हम लोग बोलते हैं। इसमें सेंट्रल जो है वो डार्क होता है, सेंट्रल फ्रिंज इज, फिर अल्टरनेट करके ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरह का बनते जाता है ना। तो इसमें अगर हम लोग nth डार्क फ्रिंज का रेडियस निकालते हैं, ये हो जाएगा रेडियस R1 R2 R3 R4, है ना। तो रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो R nth इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा बाई 2, इवन लैम्डा बाई 2 होता है, इंटू R। ये n जब 2 4 5 इस तरह 2 4 6 इस तरह आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो n लैम्डा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ nth, देखिए हम यहां से 1 2 3 4 ऐसे गिन रहे हैं, तो हमेशा अल्टरनेट पे आएगा, दूसरे पे ये है तो फिर चौथे पे आएगा, फिर छठे पे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग अल्टरनेट में ही लेंगे। तो यहाँ पर R nth लेंगे, R nth, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू R, ओके। जहां पर n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जाएगा। तो ये हो जाता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये हो जाता है डार्क फ्रिंज के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल क्या डार्क है ना। और सेंट्रल उसमें क्या होता था, ब्राइट फ्रिंज होता था n लैम्डा, लेकिन ये R के साथ है, यहाँ पे R हो गया, और इधर जो फ्रिंज बनेगा इस तरीके का, तो उसके कारण से हम लोग यहाँ पे निकाले हैं रेडियस, और आपका L हो गया। अब देख लीजिए कि अगर इस पूरे सिस्टम को हम लोग किसी मीडियम में करते हैं, एयर छोड़ के किसी और मीडियम में करते हैं, तो हमारा लैम्डा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लैम्डा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इफ वी perform this experiment, if we perform this experiment in
वाटर कर देते हैं, ओके, वाटर, देन इसका देख लेते हैं, लैम्डा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, लैम्डा विल चेंज, तो आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एन लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन रिंग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉपलर्स इफेक्ट, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स।